दिस शिफ्टिंग पैराडाइम या इट हैज ऑलरेडी शिफ्टेड? यानी कि डाटा एनालिटिक्स जो है वो आप समझते हो कि उतना ही इम्पोर्टेंट हो गया है जितना कि फिटनेस मॉडल्स हैं और जितना कि वर्कलोड मैनेजमेंट है? तो हाउ डू यू सी दैट? बिल्कुल सर, मतलब ये एक ऐसा सेक्टर है ना कि जिसकी इंपॉर्टेंस आगे चल के और बढ़ती ही जाएगी। मतलब इसको आप रिप्लेस नहीं कर पाओगे। और मतलब ना कि सिर्फ केवल क्रिकेट में, मतलब मैं देख रहा हूँ काफी फुटबॉल में इसका काफी ज्यादा आजकल यूज होता है। मतलब अगर आपको अच्छी टीम बनानी है तो आपके पास डेटा एनालिटिक्स की होने की रिक्वायरमेंट है। उसको आप कोई उसका कोई सब्स्टिट्यूट है नहीं। तो अगर आपके पास वो सही हो गया ना तो आपकी आगे की चीजें भी आसान हो जाती। तो आई थिंक ये बहुत ही अपकमिंग फील्ड है और आई थिंक इसमें और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स होंगी। अच्छा, एक चीज बिफोर राशिद आस्क यू समथिंग और राशिद ऐड करें कि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ओल्ड टाइम स्टैटिस्टिशियंस उनका भी बहुत काम होता था, वो तो जिस तरह उन्होंने प्रिडिक्टिव वो भी एनालिसिस कर लेते थे। फिर ये रियल टाइम आपका डाटा आ गया, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई। आजकल ना यहाँ पे था जी कि हमारे यहाँ एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा है, चैंपियंस जो है वनडे कप है। तो वहां पे कहा 50। गया कि एआई यूज करके हमने टीम सेलेक्ट कर ली और हमें सारी वो पुठी टीम्स नजर आई हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, व्हाट डू यू एक्चुअली नीड? क्या उनका आपको रियल टाइम डाटा चाहिए? क्या चीजें चाहिए टू एक्चुअली कम अप विद द प्रॉपर इंटीग्रेशन जहां पे हमें फिर हेल्प करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी। जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी डेवलपिंग स्टेज में है। मतलब अभी भी उसका फाइनल प्रोडक्ट हुआ नहीं है। तो आपको ज़रूरी है कि आपके पास मॉडल्स हों और उस मॉडल्स का यूज़ करके ना आपको एक ह्यूमन एलिमेंट की ज़रूरत अभी पड़ने वाली है। उस ह्यूमन एलिमेंट के बगैर काम नहीं होगा। आपको एक ह्यूमन जजमेंटल जो एक इनपुट होता है ना, क्योंकि हम कई सारे मॉडल्स भी यूज़ करते हैं ना, उन मॉडल्स में भी हम कई दफ़ा ऐसा होता है कि एक इनपुट होता है, वो ह्यूमन इनपुट होता है। जो मतलब ह्यूमन का जो जो इंसान का उसका खुद का जो एक्सपीरियंस है, तो उसका वो एक क्वांटिटेटिव टर्म्स में इनपुट करता है और उससे भी काफ़ी आउटपुट में फ़र्क पड़ता है। तो आई थिंक उसको अभी भी मुझे नहीं लगता रिप्लेस हम कर कर सकते हैं। हाँ, मतलब एआई काफ़ी आगे चला गया, लेकिन आई थिंक क्रिकेट मतलब ये बहुत डायनामिक एनवायरनमेंट है। तो इसमें आपको आई थिंक अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि पूरी तरह से रिप्लेस कर पाएँ, लेकिन आगे जाके हो सकता है कि वो भी हो। जी राशिद भाई। हाँ, मुश्किल सवाल क्या है कि ह्यूमन की बात की कि इंसान किस तरह से डेटा को रिट्रीव करता है, बनाता है। बहुत सारे लोग जो हैं वो समझते हैं कि स्टैट्स देख के या 2 क्लिक करके हम रिजल्ट निकाल लेंगे। आज कामरान भाई से भी काफ़ी डिटेल में यही बात हो रही थी। लेकिन मैं क्या चाह रहा हूँ, अगर एज़ अ कोच या मुझे टीवी पे बैठना है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको मैं बोलूँ, जैसे आपसे के साथ काम कर रहा हूँ, यार मुझे ये चाहिए। जैसे आज बात हुई आपसे, मुझे ये ऋषभ पंत के चाहिए, पिच मैप चाहिए, बीहाइव चाहिए, वैगन व्हील चाहिए। इसके अंदर हम और ज़्यादा फ़िल्टर कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें कि स्पिन अलग कर दें, पेस अलग कर दें और स्पिन में इतनी डिग्री ब्रेक हुई, वो अलग कर दें। तो बहुत सारे डिटेल में है। इसमें मेरा ये मानना है कि हर कोई नहीं जा सकता, जाना मुश्किल है ये। जो इस फील्ड से है, जैसे आपकी फील्ड है या कोई क्रिकेटर है जो इसके ऊपर फॉलो कर रहा है, तो वो इसको फिल्टर करता 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 उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जिस पे हमें जाना है। जिस तरह से किसी प्लेयर की, मैं थोड़ा सा सिनारियो इसलिए बता रहा हूँ कि अभी पाकिस्तान कप या पाकिस्तान चैंपियंस कप हो रहा है, उसमें फर्स्ट इनिंग वाली जीत रही है, सेकेंड इनिंग वाली हार रही है, चेज नहीं हो रहा। तो आज मैंने सारा डाटा निकाला उसका कि फर्स्ट इनिंग जो ज्यादा रन बन रहे 300 प्लस, तो मैंने बॉलिंग के स्टैट्स निकाल लिए कि बॉलर क्या बॉलिंग कर रहा है, क्योंकि ये है कि जब मार लगती है तो शाहीन अफरीदी के क्या स्टैट्स आ रहे हैं। और रात का रिवर्स कर दिया मैंने, रात का बैटिंग का निकाल दिया। अब इन दोनों क्लब करके फिर आपकी परफॉर्मेंस आ रही है कि बुरी परफॉर्मेंस जब होती है आपकी, तो ये है। अब होता क्या है कि जब सिलेक्शन पे आएंगे तब पूरे मैचेस का निकाल के हमारे सामने पेश कर दिया जाएगा कि फर्स्ट इनिंग सेकेंड इनिंग दोनों को मिक्स किया और हमें दे दिया गया, ये हमारे कंप्यूटर ने डेटा एनालिस्ट ने लगा दिया। मैं इसके अगेंस्ट हूँ कहीं पे, क्योंकि शायद वो रियल डाटा नहीं है प्लेयर का। आप क्या समझते हैं कि किस के ऊपर ज्यादा काम करना चाहिए? परफॉर्मेंस जो कि प्लेयर ने दी है, उसको सिलेक्शन में कौन सा क्राइटेरिया बेहतर होगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात की। इसको ना हम कहते हैं कि एक प्रॉब्लम होती है एग्रीगेशन, क्योंकि जब आप डेटा को एग्रीगेट करते हैं ना, तो किसकी कमियां और किसकी फिर किसमें वो पॉजिटिव पॉइंट्स है और किसके नेगेटिव, फिर वो ना एग्रीगेट हो जाते हैं। तो कई बार ना उसको अगर हम मिक्स करेंगे ना तो फिर आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, लेकिन आप उसको छोटे छोटे सेगमेंट्स पे आप उसको डिवाइड करो, सिनारियोज बनाओ
कि टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने के बाद पहले 10 ओवर में क्या होता है, या फिर अंडर द लाइट्स जब आप चेस कर रहे हो तो पहले 15 ओवर में क्या होता है। अगर इन छोटे-छोटे सेगमेंट्स में आप डिवाइड करके फिर देखो, उसको एनालाइज़ करो, माइक्रो एनालिसिस करें, तो आई थिंक उससे फिर आपको बेटर आइडिया लग जाता है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही बात की। एग्रीगेट करने जाएँगे ना तो फिर आपको चीज़ें कुछ बिल्कुल अलग लगने लगेगी, फिर उसका कोई मतलब नहीं बनता फिर। अच्छा भाई, थोड़ा-सा एक और चीज़ आपसे पूछनी है, अगेन फॉर द व्यूअर्स, हमारे नाज़रीन के लिए, कि डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में अगर आप बताएँ कि एनालिसिस में जो यूज़ आप करते हो, टूल्स जिस तरह हैं, प्लेटफ़ॉर्म्स जो हैं, वो बेसिक्स क्या हैं उसकी? और फिर स्टैटिस्टिकल मॉडल्स आप इसमें कैसे एम्प्लॉय करते हो? राइट, सो आई थिंक मतलब मेरी काफ़ी लोगों से अभी आजकल बात हो रही है इसके बारे में, काफ़ी लोग अप्रोच करते हैं, तो आई थिंक उनको भी मैं, मतलब मेरा एक सिमिलर जवाब रहता है कि सबसे, अगर आप कुछ चीज़ को एनालाइज कर रहे हो ना, सबसे ज़रूरी बात होती है डेटा। आपके पास अगर डेटा हो तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हो। तो 50% काम होता है कि आप डेटा कहीं से निकालें, एक एथिकल और एक लीगल तरीके से। आपको उस डेटा की ज़रूरत पड़ती है, तो आप 50% काम आपका वहीं खत्म हो जाता है, अगर आपके पास डेटा हो। तो पहले आप उसको डेटा को लें, डेटा को एक वे फाइंड आउट करें कि आप लीगल, एक एथिकल तरीके से उस डेटा को अपने पास लेके आएँ। फिर वहाँ से, उसके बाद फिर आपको उस डेटा को ना एक एक पर्टिकुलर तरीके में लेना पड़ता है, क्योंकि आप चाहते हो कि आपको एनालिसिस पूरी करनी है। तो आप चाहते हो कि आपको लेफ्ट हैंडेड बैटर्स के नंबर अलग दिखे, राइट हैंडर्स के अलग दिखे, लेफ्ट आर्म सीमर्स के अलग दिखे, राइट आर्म सीमर्स के अलग दिखे, तो उसके ऊपर आपको और काम करना पड़ता है। तो फिर डेटा के ऊपर ऑपरेशंस और मतलब छोटे-छोटे रूल्स लगाना, ऑपरेशंस करना, ये आगे के 20-25% काम कर देता है। फिर धीरे-धीरे ये करते-करते ना आप 80-90% काम आपका सिर्फ डेटा पे ही होता है, कि आप 80% तक आ जाते हो, अगर आप अपने पूरे डेटा को अपने मन के हिसाब से, जिस तरह से आपको चाहिए, उस हिसाब से उसको प्रिपेयर कर लिया ना, तो 80% तक आप आ जाते हो। फिर आगे के 20% होते हैं ना, फिर उस पे आप एनालिटिकल चीज़ें कर सकते हो, कि जैसे कि अभी मैं मेरा एग्जांपल ले लेता हूँ कि मैं पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें मैं काम करता हूँ काफ़ी, तो मुझे उसका एक्सपीरियंस है, तो मैं उसको यूज़ करता हूँ। और आजकल मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से ये लैंग्वेज ग्रो हो रही है ना, तो आई थिंक कुछ सालों में तो मतलब ये बिल्कुल मतलब जैसे कि अभी हम लोग जब बात कर रहे थे, अभी हम लोग बात नहीं कर, ये पूछते नहीं कि आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आती है कि नहीं आती है। हम अज़्यूम कर लेते हैं कि हाँ, मतलब इसको तो आती ही होगी, किसी को भी आती होगी, हम लोग ये अज़म्पशन होता है। मुझे लगता है कुछ सालों में ये बिल्कुल हो सकता है कि आप कोई सब लोग अज़्यूम करने लगें कि इसको पाइथन आती है, अगर ये एनालिसिस करता है तो। तो मतलब ये लैंग्वेज इस तरीके से आगे बढ़ रही है और इस तरीके से इसकी रिक्वायरमेंट हो सकती है। अभी सिर्फ पाइथन नहीं है, मतलब और भी कई सारी लैंग्वेजेस हैं। पाइथन से आप डेटा के ऊपर ऑपरेशंस बना सकते हैं, मॉडल्स बना सकते हैं। जैसे एक और लैंग्वेज है आर, उस लैंग्वेज का नाम है। तो उस आर लैंग्वेज में भी आप कई सारी चीज़ें, एनालिटिकल चीज़ें, क्वांटिटेटिव चीज़ें कर सकते हैं। तो ये एक लैंग्वेज होगी। बाद में आपके पास आपको डेटा स्टोर करना होता है, तो डेटा स्टोर करने के लिए आप सीक्वल यूज़ कर सकते हैं, या फिर अलग-अलग तरीके और भी होते हैं। तो मतलब ये पूरा ना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा एक आप समझ लीजिए कि पूरा एक सिस्टम सा बना हुआ है। इसमें छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट आपको डेटा निकाल के देगा, एक कंपोनेंट उसके ऊपर काम करेगा, डेटा को क्लीन करेगा, फिर दूसरा कंपोनेंट उसके ऊपर मॉडल बनाएगा, फिर एक फाइनल कुछ कंपोनेंट होगा जो जिसके ऊपर से प्रेडिक्टिव चीज़ें करेगा, प्रेडिक्टिव मॉडल्स बना के आपका आउटपुट देगा। तो छोटे-छोटे कंपोनेंट्स हैं, जिसके ऊपर आपको धीरे-धीरे काम करना है और सीखते जाना है बस। जी, राशिद भाई। जिस तरह बात की, अब तो एक्सेल शीट की बात की, हर कोई यूज़ करना आता है, काम आता है। इस तरह मेरे ख्याल से डेटा भी अब सबके पास आ ही गया है, क्रिकेट का जो डाटा है वो आ गया है। क्या वो काफ़ी है कि डाटा आपके हाथ में तो आप सब कुछ कर सकते हैं? ये हमारे यहाँ थोड़ा-सा प्रॉब्लम है, वो समझते हैं कि यार डेटा मेरे कंप्यूटर में, मैं प्रिंट आउट ले लूँगा या किसी से ले लूँगा तो मैं उसपे वर्क करके टीम बेहतर कर दूँगा। बहुत ज़्यादा डाटा भी ले लेना, फिर उसके ऊपर काम करना, इसमें ज़रा-सा बताइएगा? आई थिंक डेटा होना तो ज़रूरी है, मतलब मैं समझता हूँ डेटा के बगैर फिर आप एनालिटिकल फील्ड में आगे नहीं जा सकते, फिर एनालिटिक्स को आप उतनी अच्छे से यूज़ नहीं कर सकते। मतलब हाँ, एक होता है तजुर्बा, मतलब आपके पास तजुर्बा है, आपको पता है इस बैट्समैन में क्या कमजोरियां हैं, तो आप उसको तजुर्बे से आप बोल सकते हैं कि इसको ये गेंद करो, यहाँ पे करो, फिर इसको ये आप आउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको वही चीज़ डेटा से चाहिए ना, कि आप चाहते हो कि डेटा आपको वो चीज़ बताए, तो उसके लिए डेटा होना ज़रूरी है और उसको सही तरीके से यूज़ करना ज़रूरी है। अगर वो यूज़ करना आ गया ना, तो फिर चीज़ें काफ़ी सिंपल हो जाती हैं। तो वो यूज़ करने के लिए जैसे मैंने बताया कि छोटे-छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कीजिए, एग्रीगेट मत कीजिए, क्योंकि एग्रीगेशन में फिर प्रॉब्लम हो जाती है, आपको सब सही लगने लगता है। फिर आप कुछ अलग ही असम्पशन्स बना के अलग ही कंक्लूजन्स बनाते हो, फिर वो थोड़ा-सा भटक जाते हैं। फिर हम ऐसे होता है ना कि डेटा अगर आपको कुछ एक चीज़ बता दे और फिर सामने आपके कुछ और हो, तो फिर आपका भरोसा उड़ जाता है कि आप कहते हो कि अरे ये क्या है? ये तो डेटा तो कुछ और बता रहा है। तो फिर मतलब कहीं न कहीं हमको फिर पीछे जाके फिर देखना पड़ता है कि हमने क्या गलतियाँ की। तो वो भी एक चीज़ है, मतलब जिसको हम लोग बैक टेस्टिंग कहते हैं, कि आप पीछे जाएँ और देखें कि आपके मॉडल में क्या था और आपने क्या किया। तो वो सब चीज़ें भी धीरे-धीरे आपको मॉडल्स में इम्प्रूवमेंट करने होते हैं। अच्छा, आपने ये डाटा हैंडलिंग की तो सर्वेश बहुत अच्छी बात बताई। मेरा एक थोड़ा-सा और कॉन्सेप्ट क्लियर करें
कि लाइक मेरा डाटा से ताल्लुक नहीं है, एनालिटिक्स से ताल्लुक नहीं है, पर अगर मेरा मेडिकल साइंस से, स्पोर्ट्स मेडिसिन से या बायोमैकेनिक्स से मेरा एक ताल्लुक है प्रोफेशनल, तो हाउ डू यू सी कि ये जो विजुअलाइजेशन टूल्स हैं ये आप इंटीग्रेट करोगे एज ए डाटा एनालिटिक, या आपकी फिर मल्टी टीम इंटीग्रेशन होगी कि एक बायोमैकेनिस्ट भी बैठा होगा जो कि आपको बताएगा कि मुझे ये रिक्वायरमेंट्स है, या ये डाटा एनालिस्ट ही कर लेगा सिर्फ? नहीं, इसमें डेटा साइंटिस्ट होता है, डेटा एनालिस्ट होता है, डेटा इंजीनियर्स होते हैं। मतलब इसको भी ना उन लोग 3-4 लोगों में डिवाइड करके रखा है। एक होता है जो सिर्फ डेटा पे काम करेगा, उसको लाएगा और उसको सही तरीके से स्टोर करेगा। एक होगा तो उसके ऊपर मॉडल्स बनाएगा, प्रेडिक्टिव मॉडल्स बनाएगा, तो उसका काम सिर्फ वो होता है। मतलब इन सारे डिपार्टमेंट्स में ओवरलैप तो होता है, एक बंदा भी कर सकता है, लेकिन फिर एक एक लेवल के बाद ना फिर एक बंदे से इतना सब कुछ कर पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए मतलब फॉर द सेक ऑफ मतलब क्या कहते हैं उसको, अच्छे से मतलब अगर आपको करनी है चीजें आगे जाके लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी की, अगर आपको आप चाहते हैं तो इसको आप छोटे छोटे सेक्शंस में डिवाइड करें। एक कोई है जिस डेटा के ऊपर काम करे, और एक कोई है उसको उसको प्रोडक्टिव चीजों में बदलने के लिए कोशिश करें, एक कोई है वो मॉडल्स बनाए। तो मतलब धीरे धीरे छोटे छोटे टीम्स में उनको आप कर सकते हैं। मतलब जैसे कि मैंने कहा डेटा साइंटिस्ट हो गए, डेटा फिर उसके ऊपर एनालिस्ट हो गए, डेटा इंजीनियर हो गए, तो उस तरीके से फील्ड्स को डिवाइड किया गया है। तो ये फिटनेस मैट्रिक्स कौन देखेगा? मैंने अब प्रेडिक्ट करना मेरे है, हिसाब से अपनी इंजरी प्रिवेंशन देनी है, तो उसके लिए फिटनेस मैट्रिक्स कौन देखेगा? तो इसके लिए ना दो लोग होंगे। एक तो एक बंदा होगा जो डेटा जो जिसके पास आ गया है, उसको डेटा पहले वो क्लीन करेगा। अभी मान लीजिए कि ये फुटबॉल में भी काफी यूज होता है कि अभी मान लीजिए उनके पास तो काफी डेटा रहता है कि कौन सा प्लेयर कितना भागा है, और उनके पास ना हिस्टोरिकल डेटा रहता है। तो उनके पास उनको पता रहता है कि कोई एक प्लेयर है, वो 90 मिनट अगर दो मैचेस लगातार खेलता है, तो अगली मैच में उसकी इंजरी के चांसेस 50% से प्रॉब्ली 75-80% बढ़ जाते हैं। तो उनको ये चीज पता हो जी, क्योंकि उनके पास वो पीछे वाला डेटा है। तो वो उसके ऊपर काम करते हैं। जो उनका जो एक बंदा होता है वो एनालिस्ट होता है फाइनल, वो उसके पास वो मॉडल होता है, वो मॉडल उसको बताता है कि ये प्लेयर अभी 2-3 मैचेस से लगातार खेलता है, तो शायद इसको आप सब्स्टिट्यूट करें। फिर उसके पास वो डेटा होता है, फिर जाके वो डिसीजन लेता है। फिर वो सब मिलकर डिसीजन लेते हैं कि नहीं, ये मैच ये पूरा नहीं खेलेगा, शायद 50 मिनट खेलेगा या 60 मिनट खेलेगा। तो उस तरीके से फिर ये 2-3 लोगों का काम बन जाता है। जी राशिद भाई। एक चीज और, ये प्रिडिक्शन की बात की डॉक्टर ने, प्रिडिक्ट भी करते हैं, फिर बहुत सारी बैटिंग कंपनीज भी हायर करती हैं लोगों को, डेटा को भी यूज करती हैं। उसमें हम भी बहुत सारी चीजें ना डेटा को देख के प्रिडिक्ट करते हैं मैच में, और काफी दफा ठीक भी हो जाती है। और इसमें कितना फर्क पड़ता है कि प्रिडिक्शन एक तरह से ना, लोग बहुत ज्यादा सवाल हमसे करते हैं, बैटिंग कंपनी के हों या आम लोग हों, कि आप कैसे प्रिडिक्ट कर लेते हैं? आपके साथ कैसे कोई हालात हुए कि लोगों ने पूछा यार प्रिडिक्शन चाहिए आपसे? जी, मतलब काफी लोग पूछते तो हैं, लेकिन आई थिंक प्रेडिक्शन ना फिर एक उसमें होता है कि हर बंदे का एक सब्जेक्टिव अपना एक नजरिया होता है। फिर उसको अगर वो उसके ध्यान में रखें और कुछ प्रेडिक्शन करे, तो हो सकता है कि सामने वाला डिसएग्री करे। तो जब तक एक मॉडल पेन पेन और पेपर लेके आप उसके ऊपर बनाए, उसको पूरी तरह से ड्राफ्ट करें ना, तो वो फिर उस तरीके से बन जाता है। मतलब फिर वो आप ये नहीं चाहोगे कि कुछ आप एक ब्लैक बॉक्स जैसी कुछ चीज बना दो, जिसमें कुछ आप डेटा डाल रहे हो, जो आउटपुट आ रहा है ना वो किसी को नहीं समझ में आ रहा, बस वो आपका आउटपुट दे रहा है। तो इसको हम लोग कहते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल, जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, कुछ अंदर बहुत सारे कैलकुलेशंस करता है और आपका आउटपुट देता है। तो उसको बैक ट्रैक करना मुश्किल होता है। तो ये ऐसे कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी होते हैं, लेकिन कई सिंपल मॉडल्स भी कई कई बार ऐसे होते हैं ना कि जो अच्छी खासी प्रेडिक्टिव, जिसकी जो एक्यूरेसी है ना वो अच्छी खासी हो जाती है। तो आई थिंक मेरा ये पर्सनल प्रेफरेंस होता है कि आई थिंक जब आप स्टार्ट करो तो बेसिकली आप एक छोटे छोटे मॉडल्स बनाओ, मतलब ज्यादा कॉम्प्लेक्स मॉडल ना बनाओ, ताकि आप जाके पीछे देख सको कि आपने मॉडल में क्या किया है।